अभी भी वक्त है, वक्त यूं बेकार न कर, खींच ले कमान पर तीर और वार कर। ज्यादा से ज्यादा निशाना चूक जाएगा, अगर जीतना है तो कोशिश एक बार नहीं हजार बार कर। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज के एक साइंस के बेहतरीन क्लास में। दोस्त, आज हम सब लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th साइंस का पहला मॉडल पेपर। 2024 के लिए पहला मॉडल पेपर है और पहले मॉडल पेपर का पहला क्वेश्चन है। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। कह रहा है Zn प्लस H2SO4। ये देखिएगा पहले लेसन से, Zn प्लस H2SO4 चेंज इंटू ZnSO4 प्लस H2 अभिक्रिया है। बतानी ये अभिक्रिया कैसी अभिक्रिया है? क्या ये संयोजन अभिक्रिया है? क्या ये विस्थापन अभिक्रिया है? क्या ये वियोजन अभिक्रिया है? क्या ये द्विस्थापन अभिक्रिया है? देखिएगा इसमें कुछ नहीं हो रहा है। Zn प्लस H2SO4, इसमें क्या हो रहा है? ये Zn जो है हाइड्रोजन को हटा करके, देखिएगा H2 की जगह पर Zn बैठ जा रहा है, SO4 वैसा ही है और प्लस ये H2 बाहर निकल करके चला गया है। तो यहाँ पर ये क्या हो रहा है इसका भाई, यहाँ से यहाँ इसका क्या किया जा रहा है? विस्थापित किया जा रहा है, हटा करके मतलब दूसरा यहाँ पर बैठाया जा रहा है। तो ये कौन सी अभिक्रिया होगी? ये अभिक्रिया ना संयोजन होगी, ना वियोजन होगी, ना द्विविस्थापन होगी। ये अभिक्रिया है विस्थापन अभिक्रिया। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अगला क्वेश्चन है। कह रहा है प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है फ्रेंड्स, प्लास्टर ऑफ पेरिस प्लस यहाँ पर ब्लैंक स्थान है डैश, चेंज इनटू जिप्सम। कह रहा है प्लास्टर ऑफ पेरिस में क्या मिला दिया जाए कि जिप्सम बन जाए? कह रहा क्या क्लोरीन मिला दी जाए, क्या जल मिला दिया जाए, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड बना दिया जाए, मिला दिया जाए, या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। देखिएगा सुन लो, क्लोरीन का जो सूत्र होता है वो Cl2 होता है, जल का जो सूत्र होता है वो H2O होता है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड CaOCl2 होता है और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl होता है। तो अब बताओ प्लास्टर ऑफ पेरिस में क्या मिला दिया जाए? तो कहोगे आप जल मिला दिया जाए H2। अगर यहाँ पर क्या मिला दिया जाए? जल, तो क्या बन जाएगा? जिप्सम। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आज का तीसरा क्वेश्चन है। कह रहा है Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट का सामान्य नाम है। क्या इसका नाम विरंजक चूर्ण है, बेकिंग सोडा है, धामन सोडा है, या प्लास्टर ऑफ पेरिस है? तो सोडियम कार्बोनेट, देखिएगा इसका जो रासायनिक नाम है भैया, इसे कहते हैं सोडियम कार्बोनेट। अब इसका जो सामान्य नाम है उसकी बात कर रहा है। जो सामान्य नाम है वह इसका नाम है क्या नाम इसका भैया? धामन सोडा, धामन सोडा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ऑप्शन नंबर कौन सा जाएगा? ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। ना ही ए होगा, ना ही बी होगा और ना ही डी होगा, ऑप्शन नंबर सी के साथ। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है जल को जीवाणु रहित करने में उपयोगी पदार्थ है। जल को जीवाणु रहित करने में उपयोगी पदार्थ है। क्या धामन सोडा? नहीं, धामन सोडा होगा। धामन सोडा, बेकिंग सोडा, एलम या पोटास एलम, या ब्लीचिंग पाउडर। तो जल को जीवाणु रहित करने में एक तो पदार्थ का प्रयोग होता है फिटकरी का, एक तो जल को जीवाणु रहित करने में किसका प्रयोग होता है? फिटकरी का। और दूसरे नंबर पे किसका होता है? ब्लीचिंग पाउडर का, ऑप्शन नंबर डी। चलो अगला क्वेश्चन। एंटीमनी है, बताओ, बहुत सरल क्वेश्चन है। कह रहा है एंटीमनी है धातु है, अधातु है, उपधातु है, या मिश्र धातु है? इस पे कोई समय देने की आवश्यकता नहीं, बहुत सरल क्वेश्चन है। एंटीमनी क्या है? एक उपधातु है, ऑप्शन नंबर सी के साथ। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में कौन सी धातु एक अम्ल से हाइड्रोजन विस्थापित करती है? देखिएगा एक होती है विद्युत रासायनिक श्रेणी, विद्युत रासायनिक श्रेणी। विद्युत रासायनिक श्रेणी में देखिएगा जो क्या होती है, इस प्रकार होती है। एक हाइड्रोजन होता है जिसका मानक अपचयन विभव 0.00 माना जाता है और इसके नीचे धातुएं होती हैं। जो नीचे की धातुएं होती हैं ये ऊपर है, मान लो ये नीचे वाली धातुएं हाइड्रोजन को उनके जलीय विलयन से विस्थापित नहीं कर पाती हैं
ऊपर वाली धातु में विस्थापित कर लेती हैं। हाइड्रोजन के नीचे कौन कौन सी हैं? हाइड्रोजन के नीचे कॉपर है, जिंक Hg है, Ag है और Au है, Pt है। इतनी धातुएं हैं कॉपर हाइड्रोजन के नीचे, तो इनमें से कोई भी हाइड्रोजन को विस्थापित नहीं कर पाएगी, अदरवाइज सब कर देंगी। तो देखिएगा पीटी विस्थापित कर पाएगी? नहीं। कॉपर नहीं, Hg नहीं। मैग्नीशियम और जिंक, जो मैग्नीशियम जिंक है ये अम्ल से हाइड्रोजन को विस्थापित कर देती है। ठीक है फ्रेंड्स, चलो अगला क्वेश्चन कह रहा है एथिल एल्कोहल का आयुपेसी नाम बताओ। एथिल एल्कोहल का आयुपेसी नाम, क्या मेथेनॉल नाम है, एथेनॉल, एथेनल, प्रोपेनॉल? देखिएगा एथिल एल्कोहल का जो रासायनिक सूत्र होता है C2H5OH होता है। देखो C2H5 दो कार्बन, इसलिए इसे कहा जाता है एथ। सिंगल बॉन्ड होता है इसलिए कहते हैं एन। और OH क्या है? ऑल। OH को क्या कहा जाता है? ऑल। तो इसका नाम है एथेनॉल। एथेनॉल या एथेनॉल, ऑप्शन नंबर बी के साथ चला जाएगा। अब देखिए एथेनल है, इसका सूत्र होता है CH3CHO, ये एस्टल्डिहाइड है। एथेनल का आईपीएसी नाम, मतलब एस्टल्डिहाइड का आईपीएसी नाम एथेनल होता है। अगला क्वेश्चन करा है एल्केन का सामान्य सूत्र। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और बहुत बार पेपर में पूछा गया है, बार बार पूछा गया है। तो बताइएगा एल्केन क्या कह रहा है? CnH2n+2, CnH2n+1, CnH2n, CnH2n-2। तो एल्केन का सूत्र होता है ऑप्शन नंबर ए, CnH2n+2। ठीक है फ्रेंड्स, चलो कह रहा है पौधों में, क्या कह रहा है? पौधों में भोजन का स्थानांतरण होता है जाइलम के द्वारा, फ्लोएम के द्वारा, कॉर्टेक्स द्वारा, मज्जा द्वारा। देखिएगा पौधों में जो भोजन का स्थानांतरण होता है वो होता है फ्लोएम द्वारा, फ्लोएम द्वारा। तो ऑप्शन नंबर तो बी सही हो जाएगा। पर एक इसका और आंसर है, पूछता है पौधों में जल का स्थानांतरण किसके द्वारा होता है? तो जाइलम के द्वारा किसका? जल का स्थानांतरण होता है। इस बात को याद रखना है। तो पूछा जाएगा पौधों में जल का स्थानांतरण किसके द्वारा होता है? तो जाइलम के द्वारा। अगला क्वेश्चन कह रहा है प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम में, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम में किसका संश्लेषण नहीं होता है? क्या प्रकाश संश्लेषण के लिए ऑक्सीजन आवश्यक है? हाँ आवश्यक है। कार्बन डाई नहीं, ये तो मुक्त होती। बताओ प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाई आवश्यक है कि नहीं आवश्यक है? ऑक्सीजन और जल, ग्लूकोज। देखिए प्रकाश संश्लेषण के लिए ऑक्सीजन भी आवश्यक है, जल भी आवश्यक है, ग्लूकोज भी आवश्यक है। आवश्यक क्या नहीं है प्रकाश संश्लेषण क्रिया के लिए? CO2, कार्बन डाई ऑक्साइड। ठीक है, तो प्रकाश संश्लेषण क्रिया के लिए क्या आवश्यक नहीं है? तो प्रकाश संश्लेषण क्रिया के लिए कार्बन डाई आवश्यक नहीं है। अगर आपसे पूछा जाए पेड़ पौधे कौन सी गैस को ग्रहण करते हैं और कौन सी गैस मुक्त करते हैं, कमेंट करके बताइए आप लोग। अगला कह रहा है निम्न में से किस हार्मोन के संश्लेषण के लिए आयोडीन आवश्यक है? अब देखो आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? एक क्या होता है थायरॉक्सिन, थायराइड ग्रंथि होती है, उसमें क्या आ जाती है? स्वेलिंग आ जाती है। तो आयोडीन की कमी से घेंघा रोग होता है। तो कौन सी जो हार्मोन्स के लिए आवश्यक है? तो जो थायरॉक्सिन हार्मोन्स है इसके लिए आयोडीन आवश्यक है। आयोडीन का संबंध किस हार्मोन से है? थायरॉक्सिन से। अगला कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन नहीं है? क्या ऑक्सिन पादप हार्मोन नहीं है? एस्कॉर्बिक अम्ल, साइटोकाइनिन, एब्सिसिक अम्ल। तो देखिएगा पादप के लिए है कौन? ऑक्सिन पादप में हार्मोन पाया जाता है, यस। साइटोकाइनिन भी पाया जाता है, एब्सिसिक अम्ल नहीं पाया जाता है, एस्कॉर्बिक अम्ल नहीं पाया जाता है। जो क्योंकि ऑप्शन में निगेटिव देखो बात कर रहा है नहीं, तो जो ऑप्शन नहीं पाया होगा वही इसका ऑप्शन होगा। ऑप्शन नंबर बी के साथ चला जाएगा भैया। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, पौधों में एस्कॉर्बिक अम्ल नहीं पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है? कह रहा है निम्न में कौन मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है?
कहने का मतलब मादा जनन तंत्र इसका भाग नहीं है। क्या मादा जनन तंत्र का भाग अंडाशय नहीं है? है भैया, गर्भाशय भी है, शुक्रवाहिनी और अंडवाहिनी। अब देखिए ये तो है, ये भी है। अब इन दोनों में बताइएगा। देखिए अंडवाहिनी होती है जो मादा जनन में पाई जाती है, जबकि शुक्रवाहिनी जो होती है पुरुष जनन में पाई जाती है। ये कहाँ पाई जाती है? पुरुष जनन में। तो आपसे पूछा मादा जनन के लिए, तो ऑप्शन नंबर यही हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलो तो शुक्रवाहिनी कहाँ पाई जाती है? पुरुषों में। चलो, निम्न में से पौधों में पुष्प एक लिंगी होते हैं। किस पौधे में? क्या पपीते में, हिप्सिक्स में, सरसों में या मटर में? इन चारों में किस पौधे में जो पुष्प होते हैं वो एक लिंगी होते हैं? तो इसका सही आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ। पपीता में जो पुष्प पाए जाते हैं वो एक लिंगी होते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या होती है। मनुष्य में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं? क्या 44 पाए जाते हैं, 45, 46 या 47? बहुत आसान, सही है। मनुष्य मनुष्य में जो गुणसूत्रों की संख्या होती है वो 46। ऑप्शन नंबर सी के साथ चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है? प्रकाश के परावर्तन के नियम सदैव सत्य होते हैं। प्रकाश के जो परावर्तन के नियम हैं सदैव सत्य होते हैं। क्या केवल अवतल दर्पण के लिए? नहीं भाई, समतल दर्पण के लिए भी सत्य होते हैं, उत्तल दर्पण के लिए भी सत्य होते हैं। केवल उत्तल दर्पण के लिए या समतल दर्पण, इसका मतलब तीनों के लिए सत्य होते हैं। ये भी सही है, ये भी सही है, इसके सही है। तो अब ये तीनों तो ऑप्शन लगा नहीं सकते हैं, तो इसलिए क्या करते हैं, ये तीनों ऑप्शन काट देते हैं, इनमें से सभी ऑप्शन लगाएंगे हम लोग। ठीक है फ्रेंड्स, चलो अगला क्वेश्चन कह रहा है चंद्रमा से देखने पर आकाश दिखाई देता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कई बार पेपर में पूछा गया है कि चंद्रमा से देखने पर, आप चंद्रमा पर जब जाएंगे तो वहां से झांक करके देखेंगे पृथ्वी की ओर, तो ये जो आकाश है ये दिखाई देता है कैसा? बैंगनी, नीला, काला, सफेद। तो कैसा दिखाई देता है? काला। देखिए चंद्रमा से आकाश काला दिखाई देता है, पर पृथ्वी से आकाश कैसा दिखाई देता है? कमेंट करके बताओ। पृथ्वी पर से देखने पर आकाश जो है वो कैसा दिखाई देता है, आपको बताना है कमेंट करके। चलो, कह रहा है एक अश्व शक्ति एचपी हॉर्स पावर बराबर होता है किसके? 726 वाट के, 736 वाट के, 746 वाट के, 756 वाट के। भैया ये लगा दीजिए 5 स्टार क्वेश्चन, बहुत पूछा आता है। 746 वाट आपसे पूछा जाएगा। एक अश्व शक्ति बराबर कितना होता है? तो 746 वाट। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अगला करा एक वैद्युत बल्ब का तंतु बना होता है। जो ये बल्ब होता है भैया, समझ पा रहे हो? इसमें जो ये तंतु यहाँ पर लगा होता है, ये वाला ये यहाँ पर ऐसे लगा होता है। ये जो तंतु होता है वो किसका होता है? क्या कह रहा है? नाइक्रोम का होता है, स्टील का होता है, टंगस्टन का होता है या टिन धातु का होता है? तो देखिएगा ये जो तार बना होता है वो टंगस्टन धातु का बना होता है। अच्छा, टंगस्टन का ही प्रयोग क्यों किया जाता है? क्योंकि जो टंगस्टन धातु है इसका जो गलनांक है वो बहुत उच्च होता है, समथिंग 3500 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। इतने ताप पर कहीं गलेगा, इसके पहले नहीं गलेगा। पता लगा आपने स्टील का लगा दिया और जैसे ही 1000 तापमान हुआ और स्टील का तार गल जाएगा, आपका बल्ब बेकार हो जाएगा। इसलिए टंगस्टन धातु का प्रयोग किया जाता है। चलो क्वेश्चन नंबर 20 और अंतिम क्वेश्चन है, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है भैया। इस क्वेश्चन पर VIMP लगा दो। VIMP कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी एक परत पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी पर आने से रोकती हैं? देखिएगा वायुमंडल से मतलब सूर्य से आने वाली जो पराबैंगनी किरणें हैं पृथ्वी पर आने से कौन सी परत रोकती है? देखिएगा अगर हम मान ले ये क्या है, ये मान लो धरातल है, धरातल। तो देखिएगा यहां क्या होता है, इस प्रकार से ये आपका है क्षोभ मंडल। अब यहां से ये जो पाया जाता है ये पाया है समताप मंडल। इसके बाद कौन पाया जाता है? इसके बाद पाया जाता है मध्य मंडल। फिर कौन पाया जाता है? आयन मंडल। फिर कौन पाया जाता है? बहिर्मंडल।
ठीक है फ्रेंड्स, समताप मंडल के बाद मध्य मंडल, आयन मंडल और बहिर्मंडल। देखिए जो ओजोन परत होती है वो यहां पर होती है, यहां पर, यहां पर एक ऐसी परत पाई जाती है जिसे हम लोग कहते हैं ओजोन परत। ये ओजोन परत पाई जाती है, इससे क्या होता है, इससे प्रकाश से आने वाली पराबैंगनी किरणें जो हमारे शरीर को नुकसानदायक करती हैं उसकी ये रक्षा करती है। तो कौन सी परत पाई जाती है, तो ऑप्शन नंबर बी, ओजोन परत। ठीक है फ्रेंड्स, बताइएगा क्लास दोस्त, आज की क्लास कैसी लगी आपको। आज हमने पूरे 20 एमसीक्यू क्वेश्चन पढ़े। अगर आप यकीन मानिएगा, इसी प्रकार के मैं अगर आपको 20 मॉडल पेपर करा देता हूं पेपर तक, तो सोचिएगा 400 क्वेश्चन हो जाएंगे। आपका बहुविकल्पी एक भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाएगा, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको मेहनत करनी है। एक बार वीडियो को नहीं 2 बार देखिएगा, एक बार देख लीजिएगा, फिर मैं आपको बहुत अच्छा तरीका बताता हूं कैसे आप ये क्वेश्चनों को याद कर लेंगे। मान लीजिए आप शाम को लेटने, आपका पढ़ने का मूड नहीं, आप लेट गए, तो क्या करिए, इस वीडियो को चला करके तेजी से रख दीजिएगा, तेज आवाज में रख दीजिए अलमारी में। आप लेटे लेटे आराम से सुनिएगा, आपको सारा सुनाई देगा, कहानी की तरह सारे क्वेश्चनों का आंसर पता हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिएगा। तो दोस्त, क्लास अच्छी लगी है तो फिर एक ही काम है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, दोस्तों के पास शेयर कर दो, जिससे आपके प्रत्येक दोस्त को उसका लाभ मिल सके। ठीक है फ्रेंड्स, चलिएगा, फिर मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।